चलिए बढ़ते हैं हमारी आज की कहानियों की ओर। दोस्तों, हमारी आज की पहली कहानी रोहित ने भेजी है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम रोहित है। दोस्तों, आज जो घटना मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये घटना अभी कुछ दिन पहले की ही है। बात कुछ ऐसी थी कि मैं अपने घर पर अकेला बैठा हुआ था। तभी मेरे एक दोस्त का मुझे कॉल आया कि चल कहीं पार्टी करते हैं। मैंने पहले तो उसे मना किया, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ज़िद करने लगा तो मैं मान गया। हम लोग महाराष्ट्र में विरार के आगे एक छोटा सा गांव है, वहाँ पर रहते हैं। इसीलिए जब भी हमें पार्टी करनी होती है या किसी क्लब में जाना होता है तो हमें वहाँ से मुंबई जाना पड़ता है, जो कि लगभग 70 किलोमीटर से भी ज़्यादा का डिस्टेंस होता है। हम सभी लोग वहाँ के लिए निकल पड़े। हमारे साथ और दो दोस्त थे, यानी टोटल हम लोग 4 लोग थे। हम चारों ही बाइक से निकल पड़े। हम जिस क्लब में गए हुए थे वहाँ पर पार्टी करते करते हमें रात के 11 बज चुके थे। उसके बाद वहाँ से निकलकर घर आना था। हम जानते थे कि 2-3 घंटे तो लग ही जाएंगे। बाइक आराम से चलानी थी। मैं दारू नहीं पीता था और मेरा एक दूसरा दोस्त था, वो भी दारू नहीं पीता था। इसीलिए बाइक हम दोनों ही चलाने वाले थे। हम लोग जब विरार क्रॉस किए तो जो लोग मुंबई में रहते होंगे या मुंबई के आसपास के होंगे, उन्हें पता होगा कि विरार के बाद जो हाईवे वाला रास्ता है वो काफ़ी सुनसान हो जाता है और उसके बाद रोड के दोनों ही साइड छोटे छोटे से गांव आते हैं। हम जिस जगह पर रहते थे, मैं उस जगह का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वो हाईवे से लगभग 21 किलोमीटर अंदर था। और मेरा जो दोस्त था, यानी कि जो मेरी बाइक पर बैठा हुआ था, उसका घर मेरे घर से कुछ 10 किलोमीटर की दूरी पर था। उसने मुझसे कहा कि तुम पहले मुझे मेरे घर पर छोड़, उसके बाद तू तेरे घर चले जाना। मैंने कहा कि ठीक है। हम जिस जगह पर रहते हैं, लोग उसे छोटा सा गांव कहकर भी बुलाते हैं और कुछ लोग उसे शहर भी मानते हैं, यानी कि अंडर डेवलप्ड जगह है वो। जब हम लोग वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पहुँचने के बाद मेरे दोस्त को मैंने उतार दिया। फिर मैं अपने घर के लिए निकल पड़ा। मेरा दोस्त, जब मैंने उसे उतारा और अपने घर के लिए निकल पड़ा, तब मुझे पीछे से किसी की आवाज़ आई। लेकिन मैं पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि पीछे कोई नहीं था। मैंने सोचा कि शायद मेरा वहम होगा और मेरा दोस्त चला गया होगा। मेरे दोस्त ने उस दिन दारू भी अच्छी खासी पी रखी थी। मैं कुछ 1 किलोमीटर आगे बढ़ चुका था। रास्ता भी बिल्कुल सुनसान था और फिर से मुझे ऐसा लगा कि मेरे दोस्त ने मुझे आवाज़ लगाई। मेरे दोस्त लोग मुझे प्यार से जादू कहकर बुलाते हैं। उसने जब आवाज़ लगाई तो मैं पीछे मुड़कर देखा। इस बार भी मैंने पाया कि कोई नहीं था और ऐसा लग रहा था कि कोई बार बार मुझे जादू कहकर बुला रहा है। उसकी आवाज़ भी एकदम सेम थी जैसा कि मेरे दोस्त की थी। लेकिन एक बात अजीब ये थी कि अगर सच में वहाँ पर मेरा दोस्त था, तो बाइक की स्पीड से क्या वो भागते हुए मेरे पीछे आया था कि इतना दूर 1 किलोमीटर आने के बाद भी वो चिल्ला रहा है। उसने तो इतनी पी रखी थी कि वो बराबर चल भी नहीं पा रहा था। तब वो यहाँ तक कैसे पहुँचा? मैंने बाइक रुकाई और अपने आप को समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब मेरा वहम है और अब मुझे अपने घर की ओर आगे बढ़ना है। मैंने फिर एक बार बाइक चालू करी और कुछ ही आगे बढ़ा कि मैंने देखा झाड़ियों में से, जो कि मेरे रोड के बाईं ओर थी, फिर से आवाज़ आई और आवाज़ के साथ वो झाड़ियाँ भी हिली और मैंने उसमें किसी सफ़ेद रंग के शर्ट में आदमी को देखा। मेरे दोस्त ने उस दिन सफ़ेद रंग का ही शर्ट पहना हुआ था। मैं एक चीज़ आप लोगों को और बताना चाहता हूँ। दोस्तों, मुझे बाइक नहीं आती है चलाने। मेरी उम्र 30 साल की हो गई है, लेकिन मैं सिर्फ स्कूटी ही चला पाता हूँ। दिमागी तौर पर मैं थोड़ा सा कमज़ोर हूँ। शायद इसी वजह से मेरे मम्मी पापा ने मुझे आज तक बाइक चलाने नहीं दिए और मैंने कई बार ज़िद भी की तो उन लोगों ने मना कर दिए। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जानते होंगे कि स्कूटी ज़्यादा तेज़ नहीं भागती है। टायर छोटे होने की वजह से वो कच्चे रास्ते पर और भी स्लो चलती है। बस वैसा ही मेरे साथ भी कुछ हुआ था उस समय, जब वो 1 किलोमीटर का रास्ता पार कर लेने के बाद मुझे दोबारा झाड़ियों में से हिलते हुए किसी की आवाज़ सुनाई दी। तो मैंने बाइक को, यानी स्कूटी को, रुका दिया और जाकर झाड़ियों में देखने लगा। और जब मैं झाड़ियों के पास गया तो पाया कि वहाँ कोई नहीं था। वो आवाज़ अब भी मेरे कानों में गूंज रही थी,
ऐसा लग रहा था कि कोई धीरे धीरे अब भी मेरा नाम ले रहा है। मैं अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये सब मेरा वहम होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने तो दारू वैसे भी नहीं पी थी। अब मैंने अपना मन बना लिया था कि आगे मुझे कितनी भी आवाज़ें आए, लेकिन मैं पीछे मुड़कर देखूंगा नहीं और ना ही तो मैं रुकूंगा। मैं इसीलिए अपने घर की ओर अब आगे बढ़ने लगा। जैसा कि बताया कि स्कूटी थी, रास्ता भी कच्चा था, तो क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है? धीरे धीरे ही आगे बढ़ रहा था। मुझे पूरे रास्ते भर आवाज़ें आती रही, लेकिन मैं उसे इग्नोर करता रहा। मैं अपने घर पर पहुंचा। घर पहुंचने के बाद मुझे बहुत तेज़ भूख लगी थी। मैं खाना खाने बैठा। दोस्तों, मैं दिमागी तौर पर कमज़ोर हूँ, इसीलिए मैं खाना भी बहुत स्लो खाता हूँ। मुझे खाने में आधे से पौना घंटा लग जाता है। मैं आराम से खाना खा ही रहा था कि मैंने अपने घर की खिड़की के बाहर देखा तो पाया कि वहाँ पर कोई घूम रहा है। मैं ये सोचने लगा कि हमारे आंगन में कोई घूम रहा है इतनी रात में, लेकिन फिर दोबारा खुद को समझाया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं जब खाना खा ही रहा था तो मैंने एक बार फिर से देखा कि कोई खिड़की के पास से गुजरा। मैं तुरंत खाना खाते खाते रुक गया और जाकर खिड़की में खड़ा हो गया ये देखने के लिए कि बाहर कौन है। मैंने खिड़की के बाहर अच्छे से अपनी नज़रें दौड़ाई, लेकिन कोई नहीं दिखा। मैं जैसे ही खिड़की के पास से पलटा था कि उसी खिड़की की दीवार पर जोर से एक आवाज़ आई। ऐसा लगा कि बाहर से किसी ने या तो दीवार पर लात मारी हो या किसी बड़ी चीज़ से कुछ फेंक कर मारा हो। मैं खड़े खड़े ये सोचने लगा कि ये आवाज़ इतनी भयानक, वो भी इतनी रात में कैसे आ गई। मैंने तुरंत भाग कर जाकर अपना मेन गेट खोला और दरवाज़ा खोलकर बाहर देखने लगा, लेकिन दोस्तों अब भी बाहर मुझे कुछ नहीं दिखा। मैं फिर घर के अंदर आकर दरवाज़ा लॉक किया और दोबारा खाना खाने बैठ गया। फिर कुछ समय के बाद जब मैं खाना खा चुका था तो मैं अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया। बिस्तर पर लेटकर मैं अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में सोच रहा था। बात कुछ ऐसी थी कि मैं एक लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन पता नहीं क्यों मैं उसे पसंद नहीं आया। उसने साफ मना कर दी और ऐसी ही मेरी ज़िंदगी चल रही थी। रोज़ रात में उसके बारे में बिस्तर पर लेटकर मैं सोचना शुरू कर देता। फिर कब नींद आ जाती पता ही नहीं चलता। कई बार तो पूरी पूरी रात रोकर मैंने निकाला। वो रात भी मैं उसके ही बारे में सोच रहा था कि अचानक से ऐसा लगा जैसे कि कोई मेरे घर की दीवार के बाहर ज़ोर ज़ोर से मार रहा है, और आवाज़ ऐसी आ रही थी जैसे कि दरवाज़ा खटखटाता है कोई। मानो उसकी आवाज़ सुनकर ये लग रहा था कि वो मेरे कमरे के अंदर आना चाहता है। और जो मेरे बेडरूम की दीवार थी, वो दीवार को इतनी ज़ोर से मार रहा था कि उसका वाइब्रेशन मैं फील कर पा रहा था। मैं तुरंत उठा और अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखने लगा। बाहर जहाँ तक मेरी नज़र जा रही थी वहाँ तक सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा पड़ा हुआ था। मुझे अब डर लगने लगा था। मुझे एक बार को तो ये भी लगा कि शायद क्या पता मेरे दोस्त लोग मेरे साथ प्रैंक तो नहीं कर रहे, लेकिन इतनी रात में और इतना सब कुछ, ये लोग तो नहीं ही होंगे। मैंने ये सोचकर खुद को समझा लिया और फिर सोने चला गया। उसके बाद मेरी आंख कब लग गई मुझे पता नहीं चला। सुबह में जब मैं उठा तो मैंने ये सारी बात अपने घर पर बताई। मेरे मम्मी पापा मेरी बातों को बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं, क्योंकि उन लोगों को ऐसा लगता है कि मुझ में समझ कम है, तो मैं जो भी बात करता हूँ शायद वो सच नहीं होती है या फिर वो मीनिंगलेस होती होगी। और उस दिन भी दोस्तों वैसे ही हुआ। जब मैंने घर पे ये बात बताई तो घर वाले मेरी बात पर विश्वास नहीं किए। मैं वैसे तो पहले ही से ही ये बात जानता था। मैं इसीलिए बाहर निकलकर पिछली रात जिस दोस्त को उसके घर पर छोड़ा था उससे जाके बात करने लगा और उसे मैंने सारी बात बताई। वो कहने लगा कि सच में तेरे साथ इतना सब कुछ हुआ और तुझे ये लग रहा था कि हम लोग तेरे साथ मस्ती कर रहे हैं। मैंने कहा हाँ, एक बार को यही लगा, लेकिन क्या हर बार जो भी मेरे साथ हुआ मैं उसे अपना वहम बोलकर टाल नहीं सकता था। मेरा दोस्त कहने लगा यार बात तो बहुत गंभीर है और तुझे बहुत सोच समझ कर आगे का स्टेप लेना होगा। मैंने कहा कि अब मुझे क्या करना है आगे। वो कहने लगा कि एक काम करते हैं, हम किसी को दिखाते हैं, कोई जानकार आदमी को।
हो सकता है वो इसमें हमारी मदद करे। विरार में हमारे एक पुजारी जी रहते हैं। हम सीधा उन्हीं के पास गए और जाकर उन्हें सारी बात बताई। वो कहने लगे कि कल रात में जब तूने तेरे दोस्त को छोड़ा तो एक आत्मा भी तेरे साथ होली थी और वो तेरे साथ तेरे घर तक आई, लेकिन वो तेरे घर के अंदर नहीं आ सकी क्योंकि हमारे घर के दरवाज़ा खुलते ही सामने बड़ा सा मंदिर है। पुजारी जी कहने लगे कि अगर वो मंदिर घर के सामने नहीं होता, यानी दरवाज़ा खुलते ही सामने वो मंदिर नहीं दिखता, तो वो आत्मा तेरे घर के अंदर आ चुकी होती और अब तक तो शायद वो तुझे अपने साथ ले गई होती। मैंने पुजारी जी से पूछा कि अगर वो साथ ही ले जाना चाहती थी तो इतना लंबा रास्ता था, वो तो मुझे कब का मार देती। लेकिन शायद मेरे इस सवाल का उनके पास कोई जवाब नहीं था। वो कहने लगे कि तेरे साथ दोबारा ऐसा कुछ नहीं होगा। ये कहकर उन्होंने हाथ पर एक धागा बांध दिया और बस उसके बाद सच में मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन मैं आज तक ये बात सोचता हूँ कि मेरे साथ ऐसा हुआ ही क्यों था। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है कि कोई आत्मा मुझे परेशान करना चाहती है। उल्टा दोस्तों, मैं तो खुद अपनी ज़िंदगी से परेशान हूँ। मेरे में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी है जो कि एक आम आदमी में नहीं होती है। और दोस्तों, इसी के साथ एक बात आप लोगों से और कहना चाहूँगा कि रात में जो भी मेरे साथ हुआ, उस दिन मुझे एक बात ये समझ में आई कि रात सच में आत्माओं के भटकने का समय होता है। इसीलिए रात में ज़्यादा बाहर ना निकलें और अगर निकलना पड़े भी तो पूरी सुरक्षा के साथ निकलें। तो दोस्तों, ये थी रोहित जी की कहानी। बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, तो हमारी अगली कहानी अभिषेक ने भेजी है। इन्होंने पहले भी हमारे चैनल पर 2 कहानियाँ शेयर कर रखी है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम अभिषेक है। वैसे तो मैं मुंबई का रहने वाला हूँ। मैं जॉब केबिन क्रू का करता हूँ। इसी वजह से मुझे बेस बेंगलोर का मिला हुआ है। मैं ये घटना आप लोगों को आज से 6 महीना लगभग पुरानी बता रहा हूँ। हम बेंगलोर में थे और एक रात की बात है कि मैं एयरपोर्ट से अपने रूम पर आया। फिर मेरे दोस्तों से पता चला कि सभी लोगों ने घूमने का प्लान बनाया है। बारिश का मौसम चल रहा था और बारिश भी बहुत तेज़ हो रही थी। तब हम लोगों ने कहीं दूर जाने का प्लान किया क्योंकि एक मेरी अगले 2 दिन की छुट्टी थी, वैसा ही मेरे दोस्तों का भी था कि उनका अगले दिन का ऑफ था। तो हम लोग कोई जगह डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। बहुत ढूंढने के बाद मेरे दोस्त ने एक जगह के बारे में बताया। कहने लगा कि हम वहाँ चलते हैं, बहुत मज़ा आएगा। वहाँ पर उस टाइम पे मेला भी लगा हुआ था, तो प्लान कुछ ऐसा था कि मेला भी घूम लेंगे। हम लोगों को पता चला कि जो डिस्टेंस है वो कुछ 150 से 200 किलोमीटर का है। तो मेरे दोस्तों ने कहा कि हम आज ही रात में निकलेंगे, मॉर्निंग तक पहुँच जाएंगे। मैंने कहा मॉर्निंग तक हमें 4-5 ही घंटे लगेंगे। वो लोग कहने लगे कि हाँ, रात में निकलते हैं 11 बजे तक, मॉर्निंग में 5-6 बजे तक पहुँच जाएंगे। हम सभी लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। हम 3 दोस्त थे। तीनों ही रात में खाना खाने के बाद अपने घर से निकल पड़े। रास्ते में कुछ 1:15 बजे के आसपास मेरे दोस्त ने कहा कि यार, मैंने ना खाना बराबर नहीं खाया था, हम कहीं रुकते हैं, कुछ स्नैक्स खा लेंगे। मैंने कहा कि ठीक है। हम लोग एक जगह पर रुके। वहाँ पर हम लोग थोड़ा बहुत खाने का ऑर्डर करके खाना खाए और फिर से गाड़ी में निकल पड़े। गाड़ी में बैठने के बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसा हमारे साथ कोई और भी गाड़ी में है या फिर कुछ ऐसी चीज़ है जिसकी स्मेल आ रही है, और वो स्मेल काफ़ी ज़्यादा गंदी थी। इसीलिए हम लोगों ने गाड़ी की कांच भी उतार कर रखी थी। लेकिन कुछ ही समय में ज़ोरदार बारिश शुरू हो गई। इसी वजह से कांच चढ़ानी पड़ी। हम लोग गाड़ी के अंदर बैठकर गाड़ी को चला ही रहे थे और वो स्मेल बढ़ते जा रही थी। फिर कुछ ही समय में जो मेरा दोस्त पीछे बैठा था उसने कहा कि गाड़ी रुका, मुझे वॉमिट हो रहा है। वो गाड़ी रुकाने के बाद बाहर निकलकर वॉमिट करने लगा क्योंकि स्मेल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मेरा भी सर बहुत दुख रहा था। जो मेरा दोस्त गाड़ी चला रहा था वो कहने लगा कि यार, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि चक्कर खाकर गिर जाऊंगा। हम तीनों ही छाता लेकर गाड़ी के बाहर खड़े हुए थे और गाड़ी को देख रहे थे कि इसमें स्मेल कहाँ से आ रही है। गाड़ी को अच्छी तरह से हम लोगों ने चेक कर लिया था। कभी कभार ऐसा भी होता है कि हम किसी रास्ते से गुज़र रहे हो और रास्ते में कहीं दूर कोई स्मेल आ जाती है,
लेकिन वो स्मेल हमारी गाड़ी के ही अंदर थी। यानी हम लगभग अभी तक के 10-12 किलोमीटर आगे आ चुके थे, फिर भी वो स्मेल नहीं जा रही थी। मेरे दोस्त ने कहा कि गाड़ी की डिक्की में तो कुछ नहीं है। हम लोगों ने पूरी गाड़ी तो छान ली थी, लेकिन डिक्की खोलकर देखा नहीं था। जब हम लोगों ने गाड़ी को अच्छे से दोबारा चेक किया तो पाया कि कुछ सामान रखा हुआ था गाड़ी के पीछे साइड में, एकदम कोने में। उसे जब निकाल कर देखा तो उसमें एक कपड़ा दिखा जो कि खून में सना हुआ था। हम ये सोचने लगे कि गाड़ी में ऐसा खून वाला कपड़ा किसने रखा। तभी मेरे दोस्त ने कहा कि पता नहीं, हो सकता है गाड़ी की डिक्की खुली रह गई होगी, किसी ने डाल दिया हो या चला गया हो, इसे निकाल कर फेंक देते हैं। हमने उसे निकाल कर फेंक दिया और फिर से दोबारा गाड़ी लेकर आगे बढ़ने लगे, लेकिन अब भी गाड़ी से स्मेल जा ही नहीं रही थी। काफ़ी दूर आगे चल लेने के बाद भी जब वो स्मेल का आना नहीं रुका, तब हम लोगों ने गाड़ी को एक जगह पर लगा दिया, और वो एक छोटा सा पीजी जैसा था, या आप लोग उसे होटल भी कह सकते हो। हम लोग वहाँ जाकर रूम लेने लगे। जब हम लोग ने रूम लिया तो उसने हम लोगों से कहा कि सुबह का चेकआउट यहाँ पर 9 बजे का है। मैंने कहा कि अभी रात का इतना सारा टाइम तो निकल चुका है, हमें एटलीस्ट 2 घंटा तो आगे बढ़ा कर दो, हम बहुत थके हुए हैं। वो कहने लगा कि नहीं, आपको सुबह 9 बजे चेकआउट करना ही होगा। हम लोगों ने उस पर हाँ कर दी, क्योंकि गाड़ी में बैठा नहीं जा रहा था। मेरे दोस्त और हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि सुबह उठकर किसी गाड़ी वाले को देखेंगे या कार वॉश वाले को, और जाकर गाड़ी धुलवा देंगे। रात में हम सब सोने चले गए। एक अजीब बात ये थी कि हम तीनों ने रात में एक ही सपना देखा। जब सुबह उठकर मैंने मेरे दोस्तों से कहा, यार कल रात में मैंने बहुत डरावना अजीब सा सपना देखा, वो दोनों तुरंत कहने लगे कि हमारे साथ भी यही हुआ। मैंने कहा कि तुम लोगों ने क्या देखा? तब एक दोस्त कहने लगा कि हमने देखा गाड़ी चल रही है और चलते चलते बंद हो गई, और फिर ज़ोरदार बारिश शुरू हो गई। आसपास रास्ते में कोई न था। जो गाड़ी के वाइपर है वो तेज़ गति से गाड़ी की विंडशील्ड पर घूम रहे थे। जब भी वाइपर बारिश के पानी को साफ करते, तभी सामने धुंधली सी एक काली परछाई दिखती। हेडलाइट की वजह से उसकी जो परछाई थी वो रास्ते पर और बड़ी दिखाई दे रही थी। मैंने कहा कि सेम सपना ऐसा ही मैंने भी देखा। फिर मेरे तीसरे दोस्त ने कहा कि इसके बाद वो परछाई हमारी गाड़ी के नज़दीक आई और गाड़ी के अंदर झांकने लगी, लेकिन हम तीनों एकदम शांत और चुप बैठे हुए थे। फिर वो गाड़ी की डिक्की उठाई और उसमें चले गए, और उसके बाद पता नहीं क्या हुआ कि हमारी आँख खुल गई। मुझे ये सुनकर बहुत ऑकवर्ड लग रहा था कि सेम सपना तीनों लोग कैसे देख सकते हैं। हम लोग गाड़ी के लिए नीचे उतरे और गाड़ी को धुलाने के लिए अब जगह ढूंढने लगे, लेकिन अब गाड़ी में कोई स्मेल नहीं आ रही थी। हमें जिस जगह जाना था हम उस जगह के लिए निकल पड़े। हमें पहुंचने में लगभग कुछ दोपहर के 1 या 2 बज चुके थे। हम वहां पहुंचे, जाकर थोड़ी देर घूमे, और फिर शाम में वहाँ मेला भी अटेंड करना था, तो हम उस मेले में चले गए। जब वहाँ से रात में निकलने लगे तो मेरे दोस्त ने कहा कि पिछली रात हम पर बहुत बुरी गुजरी है। मैं ये सोच रहा हूँ कि हमें यहीं कहीं रुक जाना चाहिए और सुबह में कल निकलना चाहिए। मैंने भी उससे कहा कि ये भी बात ठीक है, हम ऐसे ही करते हैं। लेकिन वो जगह काफ़ी छोटी थी, यानी कि जिस जगह पर हम लोग घूमने गए हुए थे वहाँ पर आसपास कोई होटल था ही नहीं। अब हम ये सोचने लगे कि हम रात में रुकेंगे कहाँ। तभी मेरे दोस्त ने कहा कि हम ढूंढते हैं। हमने गूगल पर सर्च करना शुरू किया। वहाँ से 13 किलोमीटर की दूरी पर एक फॉरेस्ट हाउस हमें दिखाई दिया गूगल पर। जब उसे कॉल किया गया तो उसने कहा कि हाँ, आप लोग यहाँ पर आकर रुक सकते हो। हम वहाँ पर गए। बहुत अच्छा लगने लगा हमें। रात में एकदम शांत, आसपास कुछ नहीं। हम वहाँ पर बाहर बैठे हुए थे और बैठकर आपस में ही तीनों बात कर रहे थे। अचानक उसी होटल का एक आदमी हमारे पास आकर बैठा, और बातों बातों में ही हम लोगों ने उसे अपनी बात शेयर की। जब उसने हमारी बात सुना तो हंसकर कहने लगा, अभी आगे का आधा सपना तो बाकी है आप लोगों का। मैंने कहा कि आधा सपना, इसका मतलब क्या होता है? वो मुस्कुराया और कहने लगा कि कुछ नहीं, जाकर आप लोग आराम कर लो। हम लोगों ने फिर उसी होटल में खाना खाया और जाकर सोने चले गए।
जब अगली सुबह हुई तो सच में हमारे साथ वैसा ही हुआ। फिर से तीनों लोगों ने वही सपना देखा और सपने में इस बार हमने उसके आगे का ये देखा कि वो गाड़ी की डिक्की खुली है और उसमें से जो खून से सना हुआ कपड़ा हम लोगों ने निकाल कर फेंका था, इस बार वो कपड़ा नहीं है बल्कि वही परछाई थी जो गाड़ी में पीछे जाकर पता नहीं कहीं गायब हो गई थी डिक्की में। फिर मेरे दोस्त ने कहा कि हो सकता है वो जो आदमी हमें बातें कह रहा था उसके भी साथ यही सब बीता हो। हम तुरंत नीचे रिसेप्शन पर गए और जाकर पूछने लगे कि कल हम लोग यहाँ बाहर बैठे हुए थे तो हमें एक आदमी मिला था, उसने कहा कि आगे का आधा सपना हम लोग आज देखेंगे, और हम लोग बहुत हड़बड़ाए हुए थे। वो रिसेप्शन वाला कहने लगा कि यहाँ पर तो कोई आदमी था ही नहीं, रात में सिर्फ 3 ही लोग यहाँ पर रहते हैं, एक बेल बॉय, एक वॉचमैन और एक मैं। उसकी ये बात सुनकर मुझे तो मानो सदमा लग गया था। मैंने उससे पूछा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, कल ही रात में तो हम लोगों ने देखा था और उसने आकर हमसे बात भी किया। वो लोग कहने लगे कि ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि हम 3 के अलावा यहाँ कोई नहीं था। फिर वो कहने लगा कि अच्छा बताओ वो आदमी कैसा दिख रहा था। मैंने उसको उसका हुलिया बताया। वो कहने लगा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूर खड़ा होकर बेल बॉय हमारी सारी बात सुन रहा था। वो हमारे पास आया, आकर कहने लगा कि आपको पता है आप लोग जिस आदमी की बात कर रहे हो उसे मरे हुए कई साल हो चुके हैं। मैंने कहा मरे हुए इतने साल हो चुके हैं तो वो कल हमें दिखा कैसे? जिसके बाद वो हमसे कहने लगा कि दरअसल बात ऐसी है, यहाँ जितने भी लोग आते हैं उनमें से कई सारे लोगों का ये कहना होता है कि उन्हें वही आदमी मिला और उनके साथ भी कुछ ऐसी अजीबोगरीब हरकत होती है जिसके बाद वो आदमी उन्हें मिलता है और उन्हें कुछ ना कुछ बातें बताता है। एक बात अजीब ये भी थी कि आज तक उसकी आत्मा ने जिस किसी को भी कुछ भी बताया है वो सच में उसके साथ हुआ ही है। फिर उसने बताया कि कुछ साल पहले की बात है, शायद 2-4 साल हुए होंगे, एक फैमिली रात के समय वहाँ पर आई थी और आकर वो लोगों ने वहाँ पर स्टे किया था। दरअसल वो उसी गांव में फैमिली किसी शादी के लिए आए हुए थी और शादी में जगह रात में नहीं होने की वजह से वो लोग उस होटल में जाकर रुके। वो आदमी रात में उन्हें भी मिला और उन्हें मिलकर कहने लगा जब अगली सुबह तुम लोग जाना तो बहुत संभल कर जाना, रास्ता बराबर नहीं है। तो उस फैमिली ने उससे पूछा कि बराबर नहीं है, हम तो एकदम बराबर है। वो कहने लगा कि नहीं, आप लोग रात में तो आ गए लेकिन दिन में बहुत संभल कर जाना, एक्सीडेंट भी हो सकता है। और फिर मुस्कुराकर वो कहने लगा कि आपकी फैमिली में से हो सकता है कि कल एक्सीडेंट में कोई मारा भी जाए। जब वो फैमिली ने ये बात सुनी तो सभी लोग उस पर गुस्सा हो गए और वो वहाँ से निकल गया। अगले दिन वैसे ही हुआ, आए 5 लोग थे लेकिन जाते टाइम उनका इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ कि उनमें से एक आदमी की मौत हो गई और सिर्फ 4 ही लोग वापस जा पाए। उस टाइम पे भी वो फैमिली इसी होटल में आकर पूछने लगी कि यहाँ पर ऐसा कोई आदमी था, हमने किसी को देखा, लेकिन होटल वालों ने साफ मना कर दिया। ये बात सच भी है कि वो होटल के सभी लोग उस आत्मा के बारे में नहीं जानते हैं और ना ही तो उस आत्मा को कभी देखा है। तो दोस्तों ये थी अभिषेक जी की कहानी। इसी के साथ वो लिखते हैं कि मैं इसे सिर्फ एक कोइंसिडेंस मान लूँ या फिर सच में मैंने किसी आत्मा के साथ बैठ के बात किया हूँ। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों हमारी अगली कहानी एक रिक्शा ड्राइवर की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम राकेश है और ये घटना 2004 में मेरे साथ घटी थी। हम जिस जगह पर रहते हैं वो जगह बहुत ज़्यादा सुनसान है और वहाँ पर ज़्यादा लोगों की बस्ती ही नहीं है, यानी लोग नहीं रहते हैं। वैसे मैं रिक्शा ड्राइवर था, इसीलिए गरीबी की वजह से हम लोगों को उतनी दूर जाकर रहना पड़ रहा था क्योंकि हम लोगों के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे अच्छी जगह रहने के लिए। और मेरी फैमिली में मैं एक ही था जो कमाता था। मेरी फैमिली में 8 लोग थे, मेरे माता पिता, मेरी पत्नी, मेरे 2 छोटे भाई और 2 बहनें और मेरा भी एक बच्चा था। इतने सारे लोगों की जिम्मेदारी अकेले मुझ पर थी। इनमें से कोई भी कमाने वाला नहीं था क्योंकि मेरे पिताजी तो रिटायर हो चुके थे। मेरे जो 2 भाई थे वो दोनों का ही एक्सीडेंट हो चुका था, इसीलिए वो दोनों अब काम करने के लायक भी नहीं थे, तो वो दोनों ही घर में ही पड़े रहते थे।
एक शाम मैं रिक्शा लेकर जब अपने घर से निकला तो मैं मन में ये सोचने लगा कि जहाँ पर मैं भाड़े मारता हूँ, यानी कि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर छोड़ता हूँ, वहाँ से मेरा घर लगभग 14 से 15 किलोमीटर अंदर था, यानी दूर था। मैं मन में सोच रहा था कि ऐसा कुछ मुझे भाड़ा मिल जाए या ऐसा कोई सवारी वाला मिल जाए जो मेरे ही घर के पास रहता हो, तो रोज़ाना मुझे इतना फ्री में गाड़ी चलाकर नहीं जाना पड़ेगा, यानी कि जो मेरा पेट्रोल या मेरी सीएनजी वेस्ट होती है वो वेस्ट नहीं होगी। मैं यही सोचते सोचते अपनी रिक्शा चला रहा था। मैं जब शाम में अपने घर से निकला था रिक्शा चलाने के लिए, तो मुझे अच्छे से याद है कि मैं वो दिन बहुत थका हुआ था। जैसा मैंने बताया कि घर में कमाने वाला अकेला मैं था, तो मैं 2 काम करता था। दिन में मैं एक बेकरी पर जाता था, वहाँ पर ब्रेड, केक यही सब बनाता था, और वहाँ से आने के बाद घर पर खाना खाकर 1 या 2 घंटा आराम करके शाम में रिक्शा लेकर निकल जाता था। मेरे रात में वापस आने का कोई टाइम नहीं होता था। कभी आने में 2 बजते थे, कभी 10 बजे भी आ जाता था। जितना अच्छा धंधा करता था उतना ही जल्दी घर पर आने को मिलता था। वो दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं अपने घर से तो निकल गया था यही सोचते हुए। मैंने अपना काम ख़त्म किया कुछ 12:30 बजे तक। उसके बाद जब मैं वहाँ से लौट रहा था तब मुझे एक सवारी मिली। उसने मुझे अपने ही घर के पास की एक जगह बताई। कहने लगा कि यहाँ पर मैं रहता हूँ। मैंने कहा कि हाँ, वहाँ पर एक बिल्डिंग है, लेकिन वो बिल्डिंग में तो अभी तक कोई रहने भी नहीं आया है। कभी कभार मेरा वहाँ यानी उस बिल्डिंग से गुज़र होता था तो मैं देखता था कि पूरी बिल्डिंग में 2 या 4 ही घरों की लाइट जल रही है, बाकी पूरी के पूरी बिल्डिंग तो वीरान पड़ी हुई थी। वो कहने लगा कि जो 2-4 घर की लाइट आप देखते हो उन्हीं में से एक घर मेरा है। कहकर हंसने लगा। मैं और वो फिर साथ हो लिए। मैंने जब उसे अपनी जगह पर छोड़ा तो उसने जितना उसका किराया हुआ था उससे भी डबल पैसे मुझे दिए और कहने लगा कि ये रख लो। मैं बहुत खुश हो गया। मैंने कहा कि अरे साहब, इतना ज़्यादा पैसा? तो बोला कि बस रख लो। मैं भी चुपचाप रख लिया। जब मैं वहाँ से रिक्शा घुमा रहा था तब पता नहीं मेरे मन में ये बात आई कि इससे बात करना चाहिए। हो सकता है इसे यहाँ से बाहर जाने में या वापस इतना अंदर आने में कोई रिक्शा ना मिलती हो, इसे दिक्कत होती होगी। मैं ही रोज़ाना इसे ले भी लूँगा और छोड़ भी दूँगा। मुझे थोड़ा लालच भी आ गया, और लालच के साथ साथ ये भी बात सच थी कि हमारे उतने अंदर इलाके में कोई भी रिक्शा या सवारी जल्दी नहीं मिलती थी। तो मैंने रिक्शा आगे बढ़ाकर रिक्शा को रुकाया और रिक्शा से उतरकर पीछे मुड़कर उसे आवाज़ लगाया। वो काफ़ी आगे तक जा चुका था। मैंने उससे पूछा कि अगर आपको मेरी कुछ दूसरी मदद चाहिए तो आप बोलना। वो वहीं पर खड़ा होकर मुझे देखने लगा। कहने लगा कि मुझे क्या मदद? मैंने कहा कि अगर आपको यहाँ से बाहर जाना हो या फिर से कभी ऐसा लेट नाइट आप आते हो तो आप मुझे बता दो, मैं आपका वेट किया करूँगा। वो मुस्कुराया। कहने लगा कि अगली रात में भी यही टाइम पर तुम मुझे वहीं पर मिलना जहाँ आज मिले थे। उसकी बात सुनकर मैंने भी कहा कि ठीक है। अगली रात में मैं ठीक उसी टाइम पर और उसी जगह पर वहाँ पर खड़ा हुआ था। वो पता नहीं कैसे और कहाँ से आया और आकर रिक्शा में बैठ गया। हालांकि मैं रिक्शा के बाहर ही खड़ा हुआ था। मुझे आसपास दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। वो एकदम सडनली आकर बैठा और रिक्शा के अंदर से आवाज़ लगाया, चलो चलेंगे। मैं रिक्शा के अंदर देखा और फिर मैं उससे कहने लगा कि आप अभी तो मुझे कहीं दिखे नहीं, अंदर कब आकर बैठ गए? वो हंसकर कहने लगा कि अरे शायद तुम्हारा ध्यान नहीं होगा, चलो चलते हैं। मैंने भी इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और रिक्शा आगे चला दिया। हम लोग जब आगे बढ़ रहे थे तो बात कर रहे थे रास्ते में बात चलते चलते मैंने उससे अचानक कहा कि उस बिल्डिंग में तो ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं, कुछ 4 माले की वो बिल्डिंग थी। इतनी खंडर बिल्डिंग में आप रहते हो, डर नहीं लगता है? वो कहने लगा कि कौन बोला मैं अकेला रहता हूँ? तब मुझे याद आया कि हाँ, उस बिल्डिंग में 2-4 फ्लैट्स हैं जिसमें लोग रहते हैं। मैंने कहा कि नहीं, वो जो 2-4 लोग हैं उन्हें भी डर नहीं लगता है? वो फिर मुझे देखा और वो कहने लगा कि वो 2-4 जो फ्लैट्स की तुम बात कर रहे हो उसमें तो पब्लिक रहती है, और मेरे जैसे जो लोग हैं वो तो पूरी बिल्डिंग में और आसपास के इलाकों में रहते हैं। मैंने कहा तुम्हारे जैसे मतलब? वो हंसने लगा। मैंने कहा अरे बताइए ना। वो कहने लगा कि मैं एक आत्मा हूँ ना, तो पूरी बिल्डिंग में वहाँ पर आत्मा ही रहती है। और अगर तुम्हें पता है
तो उस बिल्डिंग के पीछे कब्रिस्तान भी है। मैंने कहा कि हाँ, कब्रिस्तान तो है। वो कहने लगा, बस कब्रिस्तान की सारी आत्माएं हम सब मिल कर रहती है। मैंने इस पर हंसना ही ठीक समझा और वो भी हंस ही रहा था। कुछ ही समय के बाद मैं उसे उसकी बिल्डिंग के गेट पर जाकर छोड़ दिया। आज भी उसने मुझे अच्छा पैसा दिया। मैंने कहा कि कल भी रुकना है क्या साहब? वो कहने लगा कि अगर तुम रोज़ रुको तब भी मुझे दिक्कत नहीं है, मैं रोज़ आना उसी समय पर तुम्हें उसी जगह पर मिलूँगा। फिर वैसे ही चलता रहा। 4-5 दिन तक मैं उसका वहीं पर इंतज़ार करता था और उसके ही साथ लौट आता था। मेरे घर वाले भी अब थोड़े खुश रहने लगे थे। उनकी खुशी की वजह ये थी कि अब मैं रात में घर पे 1 बजे तक आ जाता था, वरना पहले कई बार ऐसा होता था कि मैं रात में भी रिक्शा चलाता था और सुबह में 4-4, 5-5 बजे आता था। पैसे भी मुझे अच्छे मिल जाते थे। जब आगे ऐसे दिन चलने लगे तब वो मुझे मेरे किराए से भी 2 से 4 गुना ज़्यादा पैसे देने लगा। जैसा अगर 25 रुपया होता था तो कई बार वो मुझे 100 रुपया दे देता और कहता कि रख लो, घर पर कुछ लेकर चले जाना। मुझे उसकी ये बात बहुत अच्छी लगती थी। मैं सोचता भी था कि बहुत अच्छा आदमी है। फिर एक दिन मेरे मन में ऐसी ही बात आई कि इतना ही अच्छा आदमी है और इसके पास इतना ही पैसा है, तो ये हमारे इलाके में क्यों रहता है? क्योंकि हमारे इलाके में जितने लोग थे वो सभी गरीब लोग रहते थे। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज मैं उससे ये बात पूछूंगा। जब मैंने उससे वो बात पूछी तो वो कहने लगा कि अमीर गरीब ये सब इंसानों के लिए होता है, हम भूत आत्माओं के लिए नहीं। मैंने कहा, अरे साहब, क्या आप भी रोज़ाना यही मजाक करते हो? वो कहने लगा कि क्यों, तुम्हें डर लगता है? मैंने कहा कि डर की बात नहीं है, मुझे इस पर पूरी तरह से विश्वास नहीं होता है। बस इतना सुनना था कि वो कहने लगा, आज रिक्शा को मेरी बिल्डिंग के पीछे कब्रिस्तान के गेट के पास लेना। मैंने कहा कि कब्रिस्तान का गेट ही क्या है, वो कब्रिस्तान तो वैसे ही टूटा फूटा है। वो कहने लगा, भले टूटा फूटा है लेकिन आज भी वहाँ पर लाशें आती है दफन होने के लिए। मैंने कहा कि हाँ, ये बात तो मैं भी जानता हूँ। वो कहने लगा कि चलो आज वहीं पर चलते हैं। मैं कब्रिस्तान के पास गया। वो मेरे रिक्शा से उतरा, कहने लगा कि भूत को देखना है। मुझे लगा शायद वो मजाक कर रहा है। मैंने मुस्कुराते हुए हाँ में मुंडी हिलाई। उसने मेरा हाथ पकड़ा और कब्रिस्तान के गेट के पास लेकर चला गया। वैसे जो कब्रिस्तान की पूरी बाउंड्री वॉल थी वो भी एकदम से टूटी हुई थी। वो कहने लगा कि यहाँ खड़े रहो और कोई भी एक विश मांगो। मैंने कहा कि विश पूरी हो जाएगी? वो हंसने लगा और कहने लगा कि मांग कर तो देखो। मुझे लगा कि वो मजाक कर रहा है और कुछ भी बोल रहा है। मैंने बस ऐसे ही मन में ये चीज़ मांगी कि मेरे पास जो कपड़े मैंने पहना हुआ हूँ वो एकदम अच्छे हो जाए, नए जैसे, क्योंकि गरीबी इतनी थी कि नए कपड़े खरीदने के पैसे भी नहीं थे हमारे पास। और जब मैंने अपनी आँख खोली तो सच में मैं एकदम नए कपड़े में खड़ा हुआ था। ये देखकर मैं दंग रह गया और जब मैंने अपनी मुंडी उसकी ओर घुमाई तो पाया कि वो वहाँ पर था ही नहीं। यानी कि मैं उस जगह पर अपनी रिक्शा के साथ बिल्कुल अकेला था। वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। मैं तुरंत भागते हुए अपनी रिक्शा में गया, जाकर बैठकर वहाँ से रिक्शा को दौड़ाते हुए अपने घर पर पहुँच गया। और फिर मेरी हालत देखकर मेरे घर वाले भी डर चुके थे कि मेरे साथ अचानक ये सब क्या हो गया है। मैंने उन लोगों को सारी बात बताई तो वो लोग कहने लगे कि दोबारा कभी भी उस आदमी से नहीं मिलना। लेकिन मुझे जानने की भी बहुत उत्सुकता थी, इसीलिए कुछ रोज़ गुजर जाने के बाद मैं ठीक उसी टाइम पर उसी जगह पर पहुंचकर उसका इंतज़ार करने लगा। पर मैंने देखा कि कोई भी मेरी रिक्शा में नहीं आकर बैठा। मैं 2-4 दिन तक इंतज़ार किया पर वो आदमी कभी नहीं मिला। मैं अब समझ चुका था कि शायद मैं उसकी सच्चाई जान गया, इसीलिए अब वो मुझे कभी कहीं नहीं दिखेगा। तो दोस्तों, ये थी राकेश जी की कहानी। बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी हमें राहुल मलिक ने भेजी है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम राहुल है। मैं मुंबई का रहने वाला हूँ, लेकिन काम की वजह से मुझे इंडिया में अलग अलग जगह पर घूमना पड़ता है। ये बात 2012 की है, जब मैं आसाम गया हुआ था। आसाम के एक छोटे से गांव में हम अपनी फैक्ट्री डेवलप करने के लिए वहाँ का सर्वे करने के लिए गए हुए थे। जब हम वहाँ पर पहुँचे तो हमें पता चला कि आसाम में काला जादू और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा फेमस है।
मैं अपना दिन भर का काम ख़त्म करके शाम में अपने एक दोस्त से वहाँ पर मिला। हमारा दोस्त पहले से वहीं पर रह रहा था। मैंने उससे पूछा कि यहाँ का काला जादू और लोग अलग अलग बातें करते हैं, तूने कुछ देखा या महसूस किया क्या? वो कहने लगा कि मैंने तो अभी तक कुछ नहीं देखा, क्योंकि मैं पूरा दिन काम में रहता हूँ और ऐसे ही गांव में काला जादू और अजीब सी क्रियाएं भी होती है। मैंने उससे कहा कि किसी से मालूम करते हैं ना, मुझे जानना है और मुझे एक बार देखना है कि वो जादू होते कैसे हैं। उसने कहा कि ठीक है, मैं तुझे लेकर चलूँगा। हम लोगों ने अपना काम ख़त्म किया। उसके बाद उसने किसी से पूछा तो पता चला कि वहीं पर एक शमशान घाट है जो कि नदी के किनारे पर है और वहाँ पर कई बार ऐसा देखा गया कि रात में 12 बजे के बाद कुछ क्रियाएं होती है। उसमें से एक आदमी के बारे में बहुत ढूंढने पर हमें ये पता चला कि वो आदमी अपना काम आत्माओं से कराता है। मैंने कहा कि एक बार हम उस आदमी को ढूंढते हैं और उससे मिलते हैं। मुझे पहले से पैरानॉर्मल चीज़ों में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी और इसीलिए हम लोग उस आदमी को ढूंढने निकल पड़े। हमें कुछ 2-3 दिन के बाद वो आदमी मिला। जब उस आदमी से हम लोग बात कर रहे थे तो वो सही से बात नहीं कर पा रहा था। दूसरे लोगों से हमें पूछने पर यह पता चला कि आत्माओं से अपना काम करा करा कर उसने खुद की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब करवा ली है। इसी वजह से वो सही से चल नहीं पाता, बात नहीं कर पाता है। जैसा एक पैरालाइज पेशेंट होता है वो वैसे ही हो गया था। हम लोगों ने जब उससे बात की तो उसने हमें कहा कि अभी कुछ दिन के बाद मुझे क्रिया करनी है। मैंने कहा कि हम लोग वो क्रिया देखना चाहते हैं। वो मुस्कुराया और कहने लगा कि तुम लोग देख नहीं पाएंगे। मैंने उससे बहुत ज़िद की। मैंने मेरे दोस्त से कहा कि इसको कुछ पैसों का लालच दे दे। जब मेरे दोस्त ने उससे पैसों की बात की तो वो गुस्सा हो गया। कहने लगा कि हमें पैसों की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हाँ, अगर तुम देखना चाहते हो तो मैं तुम लोगों को दिखा दूंगा। बस फिर क्या था, हमें तो देखना ही था। हमने उससे कहा कि ठीक है, तू हमें दिखा दे कैसे भी। उसने हमें कुछ दिन के बाद उसी शमशान घाट पर बुलाया जहाँ पर वो क्रियाएं करता था। हम दोनों ही ठीक उसी जगह पर पहुंच गए और जाकर उसका इंतज़ार करने लगे। कुछ ही समय में रात के कुछ 11:45 के करीब वो आया और उसने कुछ अपने साथ सामान भी लेकर आया था। उस दिन वहाँ पर शमशान घाट पर एक चीता भी जल रही थी। मैंने कहा कि तुम्हें क्या पहले से पता होता है कि कौन से दिन यहाँ पर चीता जलेगी, तो वही दिन मैं अपना क्रिया करूँगा। वो हंसकर कहने लगा कि नहीं, मुझे नहीं पता होता है। अगर आज यहाँ पर चीता नहीं जल रही होती तो मैं यहाँ पर काम करने भी नहीं आता। मैंने कहा तो तुम्हें ये कैसे पता कि आज यहाँ पर चीता जल रही है और तुम आ गए? वो हंसने लगा, बोला कि सब बातें बताने लायक नहीं होती। फिर वो वहाँ पर बैठा और हम लोगों ने देखा कि उसने कुछ सामान जो लेकर आया था उसे खोलकर वो कुछ तंत्र मंत्र पढ़ने लगा। कुछ ही समय में जो वो तंत्र पढ़ रहा था वो एकदम से उसने बोलना बंद कर दिया और फिर वो खुद बैठे बैठे हवा में 2 इंच ऊपर उड़ने लगा। बस इतना ही देखना था कि ये हमें डराने के लिए काफ़ी था। हम वहाँ से जैसे ही भागने के लिए पीछे पलटे कि उसने ज़ोर से एक आवाज़ लगाई। कहने लगा, इस वक्त यहाँ से मत भागना। मैंने पहले ही कहा था, अगर क्रिया देखना है तो पूरी देखना। बीच में से भागोगे तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। हम तो वहीं खड़े हो गए। उसके बाद उसने अपनी क्रियाएं शुरू कर दी। वो पता नहीं कई टाइम तक के वो तंत्र मंत्र पढ़ता रहा और कुछ कर रहा था जो हमें समझ में नहीं आया। फिर जो सामान उसने अपने पास में लाया था उसमें से एक अजीब सा काला धुआं उठा और वो धुआं उठकर कहीं गायब हो गया। उसके बाद कुछ ही समय में वो एकदम नॉर्मल हो गया। हम लोगों ने कहा कि वो काला धुआं क्या था? वो हंसकर कहने लगा कि वही तो आत्मा थी जिससे मुझे काम करवाना था। हम लोगों ने उसके बाद उससे काफ़ी सारे सवाल पूछे। जो चीता आज जली, क्या ये वही आत्मा थी? वो बस एक ही बात कह रहा था, तुम्हें जो देखना था वो तुम लोगों ने देख लिया। इसके बाद मैं कुछ नहीं जानता। दोस्तों, हालांकि 4 साल बाद 2016 में मेरा दोबारा वहाँ पर जाना हुआ था और मैं जब उस आदमी को ढूंढा तो ये पता चला कि वो आदमी अब मर चुका है और वो जो क्रियाएं करता था शायद वही आत्माओं को पकड़ पकड़ के उन्हीं आत्माओं ने उसे जान से मार दिया। मैं नहीं जानता कि ये सब बात में कितनी सच्चाई है, लेकिन हाँ, जो मैंने आंखों से देखा
उससे मैं इनकार नहीं कर सकता। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की सभी कहानियाँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों, इनमें से जो भी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो उसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। चैनल पर नए हो तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।